हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण शब्दावली पे, जिसको हम बफर स्टेट के रूप में जानते हैं। अगर आप भू राजनीतिक मामले में, जियोपॉलिटिकल मामले में अगर आप देखेंगे, जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे, तो ये शब्द बार बार आता है बफर स्टेट के रूप में, क्योंकि बफर स्टेट बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जो किसी दो आक्रामक शक्तियों के बीच में, दो बड़ी शक्तियों के बीच में या दो महाशक्तियों के बीच का वो क्षेत्र होता है जिसको हम बफर के रूप में, अवरोध के रूप में, एक बाधा के रूप में देखते हैं, जो दोनों महाशक्तियों को भिड़ने से कहीं न कहीं रोकता है। तो इसको हम बफर रूप में देखते हैं। अच्छा, इस शब्द को आज हम लोग इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान की जो स्थिति है, और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अभी एक नई चीज अफगानिस्तान के साथ हो गई, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आज एक छोटी झड़प या लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जबकि अफगानिस्तान के जो प्रमुख हैं वो आज भारत में हैं और भारत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे जो राजनयिक हैं उनसे मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पे इस तरीके की चर्चा बनती है, तो इसलिए हम लोगों ने बफर स्टेट पे चर्चा करने का आज प्रयास किया है। इस शब्द पे चर्चा करते हैं। अच्छा, इस शब्द की हम बात करें तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये शब्द बड़ा लोकप्रिय था, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी को हम संघर्षों की शताब्दी कहते हैं। अब 20वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर तो दो बड़े हमने महायुद्ध देखे, जिसको विश्व युद्ध के रूप में आप देखते हैं। वहाँ पर भी कई बार ये जो बफर स्टेट है, इन लोगों ने बड़े बड़े संघर्षों को रोका, लेकिन कई बार बफर स्टेटों के कारण भी संघर्ष हमें देखने को मिले हैं। तो इनकी जो एक्चुअल कंडीशन है वो हमेशा दो महाशक्तियों के बीच एक अवरोध बन के खड़ा होना, जिनके कारण इनके संघर्ष जो है रुके। और इसी स्थिति में अगर हम बात करें तो इनके शाब्दिक अर्थों में हम देखिए, इन्हें बाधा के रूप में, इन्हें अवरोध के रूप में देखते हैं, इन्हें अलगाव करने के रूप में देखते हैं। दो बड़ी शक्तियां के बीच एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरीके से तटस्थ है, और इनकी विशेषता इन्हीं से निकलती है। अगर हम मनु के, कौटिल्य के विचारों में भी देखें तो वहाँ पर भी हमें जो उदासीन मंडल सिद्धांत में उदासीन राष्ट्रों का जो कॉन्सेप्ट, उदासीन राज्यों का जो कॉन्सेप्ट मिलता था, वो कहीं ना कहीं बफर स्टेट के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था। लेकिन उनका जो बफर स्टेट होता था, उनके जो उदासीन राज्य होते थे, वो थोड़े अलग मामले में सक्रिय होते थे। लेकिन यहाँ जिस हम बफर स्टेट की बात कर रहे हैं, इस बफर स्टेट का अपना जो आकार प्रकार होता है वो अपेक्षाकृत दोनों बड़ी शक्तियों के अपेक्षाकृत छोटा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत और चीन जैसे दो बड़े शक्तियों की बात कर लें, तो इसके बीच में हम नेपाल, भूटान जैसे देशों को हम बफर स्टेट के रूप में देखते हैं। हमारे सीधे प्रत्यक्ष विवाद चीन से और भारत का होने में नेपाल, भूटान बहुत हद तक रोकते हैं, क्योंकि हमारा जो जुड़ाव है वो सीमा विवाद का प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं होता, और ये ब्रेक करते हैं हमारे प्रत्यक्ष सीमाओं को, जिसके कारण चीन और भारत के बीच में प्रत्यक्ष लड़ाइयाँ बहुत दिनों से कभी बड़े स्तर पर नहीं हो पाई है, ना हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में ये एक तटस्थ भूमिका निभाते हैं। नेपाल की कंडीशन की बात करें तो नेपाल ने हमेशा से तटस्थ भूमिका निभाने का प्रयास किया है। ये अलग है कि वर्तमान समय में इनकी विशेषताओं में थोड़ा परिवर्तन आया है ना। ये दोनों ही स्थिति में रहते हैं। एक तरफ ये बहुत ही लाभ की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि इनकी तटस्थता के कारण दोनों ही महाशक्तियां, दोनों ही देश इन्हें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, इस कारण कि कहीं इनका झुकाव दूसरे की ओर न हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये रिस्क में भी रहते हैं कि किसी एक को अगर गलतफहमी हो गई तो दूसरा वाला हमें मार सकता है, हमें प्रताड़ित कर सकता है, हम पे कब्जा कर सकता है, चढ़ाई कर सकता है, और ऐसी स्थिति में दूसरा वाला हमारे साथ आए जरूरी नहीं है। तो ये दोनों ही स्थिति में इनकी स्थिरता बनी रहती है। इस स्थिरता का मुख्य कारण इनका खुद का तटस्थ बिहेवियर होता है, और इनमें गतिशीलता भी देखने को मिलती है। कई बार ये
खुद रिस्क जोन में आ जाते हैं, इन पे खुद चढ़ाई हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के द्वारा ऐसे कई सारे बफर जोन, बफर स्टेट थे जिस पे हिटलर ने चढ़ाई कर दी, जबकि उन्हें ये उम्मीद थी कि हिटलर के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। और इसको आप रूस और जर्मनी के बीच में आप पोलैंड को एक तरीके से आप देख सकते हैं, पोलैंड को आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बफर स्टेट में तो हमने इनकी विशेषताओं में अगर देखने का प्रयास किया तो विशेषताओं में सबसे पहले कि ये दो महाशक्तियों के बीच में, दो बड़े राज्यों के बीच में होते हैं। दूसरी, इनकी राजनीतिक और सामरिक तटस्थता रहती है, ये किसी भी महाशक्ति के साथ अपना जुड़ाव नहीं बनाते, क्योंकि एक महाशक्ति के साथ जुड़ाव बनाने से इनके खुद पे आक्रमण होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। इसलिए इनका जुड़ाव तटस्थता का रहता है और दोनों जगहों से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। इनका फायदा ये होता है कि ये दोनों महाशक्तियों के प्रत्यक्ष भिड़ाव को, प्रत्यक्ष युद्ध को बहुत हद तक कम करने में सफल रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्रों की मुख्य भूमि जो है उसको जोड़ने से रोकते हैं और बीच में ये दोनों के बीच अलगाव उत्पन्न करते हैं। तो ये एक इनकी स्थिति है। अच्छा, बफर की स्थिति कई बार तटस्थता से भी देखा जाता है, एक ऐसी व्यवस्था जो न्यूट्रल है, जो उदासीन है, जो तटस्थ है, इस रूप में हम देखते हैं। इसी तरीके से अगली विशेषता की बात करें तो हमने जैसे स्थिरता की बात की, आप भूटान को देख सकते हैं, आप नेपाल को देख सकते हैं, ये काफ़ी समय से अपनी स्थिति को होल्ड करते हैं और स्थिरता की स्थिति में है। ऐसी ही स्थिति हमें अफगानिस्तान की भी मिलती है। अफगानिस्तान को हम देखें तो अगर हम शीत युद्ध के दौरान की बात कर लें तो एक तरीके से रूस के बीच में और पश्चिमी ताकतों के बीच में एक बफर जोन के रूप में जो अफगानिस्तान है वो है। मतलब पूरे एशिया पे प्रभाविता जमाने की जो महाशक्तियों की होड़ थी शीत युद्ध के दौरान, उसमें अफगानिस्तान सबसे बफर स्थिति, सबसे बीच की स्थिति में था। अफगानिस्तान का इसका लाभ भी हुआ, लेकिन बाद के समयों में अफगानिस्तान का बहुत नुकसान भी हुआ। आज अफगानिस्तान जिस भी स्थिति में है और जिस दयनीय स्थिति में है, उस दयनीय स्थिति में होने का कारण उसका बफर जोन में होना एक बड़ा कारण है, क्योंकि हमेशा से अफगानिस्तान के ऊपर एशिया में कंट्रोल करने को लेकर, वो चाहे साम्यवादी गुट रहा हो, सोवियत संघ की स्थिति रही हो, उसने कब्जा करने का प्रयास किया, रूस को अफगानिस्तान को अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास किया। वहीं जो पश्चिमी ताकतें रही, अमेरिका जैसी जो ताकतें थी, जो नाटो वाली ताकतें थी, उन्होंने भी हमेशा से अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। और जब ये नियंत्रण में नहीं आया तो वहाँ पर विध्वंसकारी व्यवस्थाओं को भी डालने का प्रयास किया। और आज अफगानिस्तान जिस स्थिति में है उसके लिए उसका बफर जोन में होना ही सबसे बड़ा कारण है। तो अफगानिस्तान, अगर हम और पहले की बात करें, अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो भारत की जो ब्रिटेन वाली जो भारत थी, भारत का जो औपनिवेशिक भारत था, उस समय भारत और सोवियत जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, उनके बीच के लिए भी अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में रहा है। तो बफर स्टेट का जो सीधा सीधा सा मतलब है जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि दो ऐसी ताकतें जो आक्रामक है, जो महाशक्ति हैं, जो किन्हीं कारणों से आपस में भिड़ सकती हैं, उनके बीच का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी भी तरफ झुकाव नहीं रखता, तटस्थता बनाए रखता है, जिससे कि एक बड़ी शक्तियों के बीच जो प्रत्यक्ष संघर्ष है वो रुक सके, वो बच सके। हालांकि इनका उद्देश्य ये नहीं होता। अब चूंकि भौगोलिक रूप से ये ऐसी स्थिति में है तो इन्हें इसी स्थिति में आना पड़ता है, अन्यथा इनके लिए खुद समस्या होती है। और विशेषताओं में इनकी एक विशेषता है कि इनकी भूमिका हमेशा रक्षात्मक होती है। ये आक्रामक खुद नहीं हो सकते क्योंकि ये खुद छोटे हैं, और अगर ये आक्रामक होते हैं तो इनका नुकसान इनको हो सकता है, इसलिए ये हमेशा तटस्थता की स्थिति में होते हैं और दो बड़े संघर्षों को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके संघर्षों के बीच सर्वाधिक नुकसान अगर किसी का हो सकता है तो इनका खुद का हो सकता है। कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, तो अगर दोनों महाशक्तियों के बीच कोई प्रत्यक्ष संघर्ष होता है तो उनमें घुन की तरह ये भी समाप्त हो जाने की स्थिति इनकी बनी रहती है। इसलिए ये हमेशा रक्षात्मक भूमिका बनाए रखने का भरसक प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैप पे इसको देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी सूचना है जो आप तक जानी ही चाहिए। देखिए, PSIR का बैच अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि PSIR का जो नया बैच है अभी शुरू हुआ है, आज उसकी पहली क्लास थी और हम
राष्ट्रवादी व्यवस्था से, राष्ट्रीय आंदोलन से इस बैच को शुरू कर रहे हैं। आपके लिए आसानी होगी अगर इस सेगमेंट से आप जुड़ते हैं। तो इसके लिए आपको स्टडी IQ के ऐप पे जाना है, स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आप PSIR हिंदी माध्यम का बैच सर्च करके आप ये बैच ले सकते हैं। अब इस बैच में जो आज से शुरू हुआ है, इसकी एडमिशन लेने की अंतिम डेट जो है, जो तिथि है, वो 30 अक्टूबर है। लेकिन 30 अक्टूबर का अगर आप इंतज़ार करेंगे तो सिलेबस में बहुत कुछ आपका छूट जाएगा। और चूँकि नेशनल मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर है, यहाँ से आप शुरू करेंगे तो आपको कभी ऑप्शनल वाला जो भारीपन, जो बोझ सा लगता है, वो आपको फील भी नहीं होगा। और कब आप ऑप्शनल में एक बड़ा सेगमेंट जो कि फर्स्ट पेपर का B पार्ट है, आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अगर आप PSIR ऑप्शनल देख रहे हैं, 27 के लिए एडमिशन ले रहे हैं, 26 के लिए एडमिशन ले रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं PSIR के इस बैच से, जो 30 अक्टूबर जिसकी लास्ट डेट है। ऐसे ही 26 के लिए तैयार हो रहे हैं और अभी भी आपने बैच नहीं लिया, आप चाहते हैं कि स्पीड में स्पीडी बैच की तरफ फास्ट ट्रैक कोर्स हमारा पूरा हो जाए और हम प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट कर पाएँ, तो ऐसे में अभी भी आपको 2026 के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स जो है P2I का फाउंडेशन कोर्स, वो आपको उपलब्ध है। इसके लिए आपको स्टडी IQ के ऐप पे जाना है या वेबसाइट पे जाना है। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 7,999 रुपये में आप ये बैच प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15 अक्टूबर ही है, मतलब इसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है। और चूंकि 26 के लिए आप बैच देख रहे हैं, वो भी GS का फाउंडेशन बैच, तो ऐसे में फास्ट ट्रैक पे तो जाना होगा आपको और 15 अक्टूबर ही लास्ट डेट है। तो बिल्कुल भी देर न करें और आप जुड़ने का प्रयास करें, समय रहते आप इस बैच के साथ जुड़ जाएं तो आप फास्ट ट्रैक बैच पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एक बार मैप पे देखने का प्रयास करें, इन बफर स्टेटों को अगर हम अपने मैप पे देखने का प्रयास करें तो आप देखेंगे दो बड़ी शक्तियों के बीच एक छोटा देश आपको दिखेगा जो बफर जोन के रूप में दिखता है। जैसे अगर हम बात करें देखिए नेपाल की और भूटान की बात कर लें तो ऐसे में हमें दो बड़े क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए दो बड़े क्षेत्र हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो देखिए ये भारत की कंडीशन है, नहीं देखिए ये भारत की स्थिति है, ठीक है, भारत की स्थिति है और ये भारत की स्थिति है। इसके बीच में ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है ये चीन का क्षेत्र है। देखिए ये चीन का क्षेत्र है, इस तरफ चीन का क्षेत्र है, नहीं बहुत बड़ा है चीन, देखिए आप ये चीन का क्षेत्र है, चीन का क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा चीन का ये वाला हिस्सा जो है ये बहुत सारा निर्जन है। इस हिस्से में चीन के छोटे हिस्से में ही आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो बसाव है वो रहती है। यहाँ पर अगर चीन का ये हिस्सा जो भारत के साथ जुड़ पाता है, इसमें बीच में आप देखेंगे तो नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। ये नेपाल है, बफर स्टेट के रूप में काम करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे भूटान है और ये भी बफर स्टेट के रूप में काम करता है। तो भारत का वो हिस्सा जो सीधा सीधा चीन से जुड़ सकता था, उसके बीच में ये छोटे दो देश भारत और चीन के बीच एक अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इन दोनों देशों के बीच जो प्रत्यक्ष टकराव है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। बहुत थोड़ी सी जगह है जहां पर भारत और चीन की सीमाएं जो है आपस में सीधे सीधे लगती हैं। वो भी वो क्षेत्र जहां पर बसाव है, वहां तो बिल्कुल भी हमारा और चीन का कोई लगाव, कोई जुड़ाव नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज है, तो बफर स्टेट के रूप में। ऐसे ही एक बार हम अफगानिस्तान की स्थिति देख लें। आपको देखिए ये अफगानिस्तान दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये अफगानिस्तान है आपका, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की बात करेंगे तो जब ब्रिटिश भारत था तो ये पाकिस्तान का हिस्सा भी भारत का हिस्सा था। वहीं पर ये जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सोवियत का हिस्सा था। तो सोवियत बड़े आक्रामक थे और इधर से अंग्रेज जो कि हम उनके उपनिवेश थे वो भी आक्रामक थे। तो ऐसे में अंग्रेजों के प्रत्यक्ष टकराव और सोवियत के बीच में ये जो अफगानिस्तान होता था ये बफर स्टेट के रूप में काम करता था। इसी तरीके से अगर आप एशिया की बात करेंगे तो एशिया पे कंट्रोल स्थापित करने के लिए आपको एशिया को जो दो भागों में ठीक ठीक बांटता है उस पे आपको कंट्रोल करना होगा। एक तरफ अमेरिका है जो उस तरफ है,
है ना, और एक तरफ रूस है जो इस तरफ है, और इन दोनों को अगर पूरे एशिया पे कंट्रोल करना है तो अफगानिस्तान इनके कब्जे में होना चाहिए। यही कारण था कि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियां, वो चाहे अमेरिका हो वो चाहे रसिया हो, इस क्षेत्र को अपने कब्जे में रखना चाहते थे। और जब हम तालिबान, अलकायदा, इन सब की बात करते हैं तो इन सब की उत्पत्ति का कारण, अफगानियों के हथियार उठा लेने का कारण, तालिबान के सत्ता में आने का, इन सब के कारण का इतिहास इनके बफर से जुड़ेगा। इन पे दोनों महाशक्तियों का जो इंटरफेरेंस रहा है आप देखेंगे उसी से जुड़ेगा, उसी से जुड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम यूरोप में बात करें, यूरोप के कुछ और बफर स्टेट की बात करें, तो हम एक बार देखने का प्रयास करें यहाँ पे, तो हम बेल्जियम देख सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे बेल्जियम देख सकते हैं। बेल्जियम देखिए, ये बेल्जियम है, ये बेल्जियम है, बेल्जियम है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच आप देखेंगे तो ये बफर का काम करता है, ये बफर का काम करता है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में इसने बफर का काम किया है। इसी तरीके से अगर हम रूस की बात करें, पहले ये सब बेलारूस और ये यूक्रेन, ये सब सोवियत संघ के पास था, तो इसका जो पोलैंड वाला हिस्सा था, पोलैंड वाला हिस्सा वो कहीं न कहीं जर्मनी और रूस के बीच एक बफर का जोन का काम करता था। लेकिन बाद में जर्मनी ने पोलैंड को भी कब्जा कर लिया और फिर उसको लगा कि अब तो रूस अपना साथी है, तो रूस को भी कब्जा करने का प्रयास किया। यहीं से आपका द्वितीय विश्व युद्ध की जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है वो जर्मनी का सोवियत संघ पे हमला करना होता है, हमला करना। तो ऐसे दो देशों के बीच में ये बफर जोन के रूप में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक बड़ा क्षेत्र देख पा रहे हैं मंगोलिया का। तो मंगोलिया हमेशा से, और चूंकि चीन का जो मैक्सिमम बसाव वाला क्षेत्र है वो ये है, तो ऐसी स्थिति में मंगोलिया जो है, और ये क्षेत्र भरा हुआ है, तो मंगोलिया जो है हमेशा से वो सोवियत संघ और चीन के बीच बफर जोन के रूप में काम करता रहा है, बफर जोन के रूप में काम करता रहा है। ऐसे ही अगर ऐसे ही अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में आपको यूक्रेन देखने को मिलता है। यूक्रेन, अगर आप यूक्रेन देखें तो ये जो पश्चिमी ताकतें, विशेषकर हम नाटो की बात कर लें, इन सबको हम नाटो के रूप में देख लें, तो नाटो, तो इधर जो है वो हम वार्सा पैक्ट के रूप में, या अभी हम रूस को देख सकते हैं। तो रूस और नाटो के बीच में हम यूक्रेन को एक बफर स्टेट के बफर जोन के रूप में देखते थे। लेकिन हमने कहा कि कभी कभी ये बफर जोन अपनी तटस्थता को छोड़ने के साथ ही रिस्क जोन में आ जाते हैं, और यही हुआ कि यूक्रेन लगातार नाटो की तरफ जो उसने अपना झुकाव दिखाया, जो अपनी तटस्थता कमजोर करने की बात कही, तो रूस ने आक्रामकता दिखाते हुए इस पे पिछले 1-1.5 साल से लगातार हमले कर रहा है, युद्ध कर रहा है, और आज ये यूक्रेन युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ है। इसे अपेक्षा थी कि नाटो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन नाटो क्यों खड़ा होगा? क्योंकि नाटो फिर वार्सा पैक्ट के अन्य देशों के साथ रिस्क नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो समझ में आ गई कि बफर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिक्स में इनका बड़ा योगदान है। लेकिन इनसे कुछ अपेक्षाएं की जा सकती हैं, और वो अपेक्षाएं हैं कि ये सामरिक रूप से, ये भू राजनीतिक रूप में अपनी तटस्थता बनाए रखें, तो ये गुटनिरपेक्षता की तरह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तटस्थता छोड़ने पर इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, इनको रिस्क जोन में आना पड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को अफगानिस्तान के साथ और यूक्रेन के साथ देखने को मिला है। हाल के समय में आप देखेंगे तो एक दूसरी बड़ी घटना हमें देखने को मिलती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष शुरू हुआ है, और इस संघर्ष की जो शुरुआत है वो इस बात से है कि कश्मीर के क्षेत्र को अफगानिस्तान ने भारत को बताया। इस बात से नाराज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया, और अफगानिस्तान ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और वर्तमान में चूंकि अफगानिस्तान के एक बड़े पदाधिकारी भारत में हैं, तो इसलिए ये मामला थोड़ा सा और ज़्यादा लोकप्रिय एक तरीके से चर्चा में आप देखेंगे तो हो गया है। तो आप इस घटना पर भी नज़र जरूर रखिएगा। अफगानिस्तान पूरे एशिया का बफर जोन है, इस रूप में आप देख सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको सूचना दे दूं कि अगर आप PSIR ऑप्शनल के लिए आते हैं तो 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, और अगर आप फास्ट ट्रैक P2I के लिए जाते हैं तो 15 अक्टूबर ही लास्ट डेट है। फटाफट इसके साथ जुड़िए, अपने डिसीजन लेने में बिल्कुल भी देर मत करिए। और शब्दावली वाली क्लास आगे भी आपको मिलती रहेगी। क्लास पे नए हैं तो क्लास पे को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और
क्लास अगर रेगुलर देखते हैं तो क्लास को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरी क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।